ओवैसी साहब को पता है कि मुझे भी इस दुनिया से जाना है। सियासत ही बड़ी चीज़ नहीं है, और जिस इंसान के दिल में, जो इंसान नमाज का पाबंद हो, अल्लाह से डरे, तो सियासत में सिर्फ सियासत नहीं रहती है, बल्कि उसमें कौम की खिदमत और मजहब की शनाख्त भी मौजूद रहती है। तो वो अपनी शनाख्त पेश किए हैं ये कह के कि हमारा मजहब ये अलाउ नहीं करता है कि ये मसला फिट हो जाए। उन्होंने मुखालफत की है, मानने वाला माने न माने, लेकिन वो तो बरी हो गया ना। रब की बारगाह में इतना तो कहने का होगा, मेरे मौला तूने जो मुझे ताकत दी थी, जो मुझे तूने कैपेसिटी दी थी, जो सलाहियत दी थी, मैंने उसका इस्तेमाल किया। अब वक्त का फिरौन, वक्त का नमरूद अगर नहीं माने तो मूसा क्या करे? समझ रहे कि नहीं? जी राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए। तो कहीं ना कहीं बाबरी मस्जिद को तोड़ करके राम मंदिर बनाया जाएगा, तो उसको लेकर के, क्योंकि आपके सदर साहब जो हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सिर्फ वही कल खिलाफत किए हैं इस चीज़ का, और इसके अलावा जितनी पार्टी है सभी इसका अभिनंदन किए हैं, सबको बधाई दिए हैं। लेकिन ओवैसी साहब कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों के लिए ऐसा कर रहे हैं। अंजना ओम कश्यप जी कह रही है, मैंने उनका पूरा डिबेट देखा, तो अंजना ओम कश्यप जी बोल रही है कि आप मुस्लिम वोटों का बंटवारा के लिए इस तरह का कर रहे हैं। तो अंजना ओम कश्यप कितनी सही है और असदुद्दीन ओवैसी साहब कितनी सही है, आप ये बताइए। देखिए, मैंने ये डिबेट तो देखा नहीं है, और आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं, तो ये सवाल तो राज्य स्तर पे है। समझ रहे हैं मेरी बात? इस सवाल के जवाब में जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले हैं, वो अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक बोले हैं। कहिए क्यों? वो इसलिए कि हमारे मज़हब में एक चीज़ तय है कि जो मस्जिद हो जाती है वो हो जाती है, क़यामत तक के लिए वो मस्जिद हो जाती है, ज़मीन से लेके आसमान तक और तहतुस्सरात तक वो मस्जिद हो जाती है। अब हालात पहले क्या थे, फिर क्या बने, कहाँ से मामला कहाँ पहुँचा, उसको तो हम लोग डिटेल के साथ बयान नहीं कर सकते हैं, चूँकि हमारी हुकूमत की जानिब से ऐसा हो रहा है। ये मामला दूर तक चला, ये फैसला हो गया। अब हमारे बैरिस्टर, वो बैरिस्टर हैं, वो असदुद्दीन है, असद का माना शेर होता है, वो शेर है। वो क्या बोल रहे हैं वो अपने हिसाब से बोलेंगे, उनके बोलने का तेवर क्या है, उनके कहने का लहजा क्या है। चूँकि बोलने के तेवर से गुफ्तगू का माना बदल जाता है। रोको मत जाने दो, अब उसका मफहूम समझने वाला समझेगा कि तेवर क्या है, रोकना है कि जाने देना है। तो अब शेर, हमारे शेर हैं, वो बोले हैं, तो अब वो किस हिसाब से बोले हैं मैंने सुना नहीं है, इसलिए मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। सर, जैसे कि आपकी पार्टी हमेशा सरकार की खिलाफत करती है, चाहे वो 3 तलाक वाले मामले हो या एनआरसी वाला मामला हो। तो 3 तलाक वाले मामले में पूरी जितने पार्टियां हैं सब सपोर्ट किए, सिर्फ ओवैसी ने रोकने का काम किया। तो आपके जो विपक्ष वाले हैं उनका कहना है कि उन्होंने रोकने का काम किया तो कहाँ रुका, कहीं ना कहीं सिर्फ वो बयानबाजी करते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। तो इसको आप स्पष्टीकरण दीजिए लोगों को कि कितना सही है और कितना गलत है। देखिए, जुल्म के ख़िलाफ़ न बोलना भी जुल्म है, यह आप लोग समझ लीजिए। किसी को आप ख़राब देख रहे हैं करते हुए, तो आप उसे ख़राब कहिए, और अगर ख़राब कहने की शक्ति आप में नहीं है तो कम से कम अपने दिल से उसे ख़राब ज़रूर मानिए। समझे कि नहीं? ये हमारा मज़हब नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं, सारे मज़ाहिब के लोग यही कहते हैं, कोई ख़राब करे उसे रोका जाए। तो जो ख़राब होता है, चाहे वो किसी के लिए, ये हिंदुस्तान आज़ाद है ना, संविधान हमें इस बात की इजाज़त दे रहा है या नहीं? बेशक बेशक। आइन हमें ये कह रहा है ना कि आप कहिए, हमें कहने में क्या दिक्कत है? हम कह रहे हैं जी, हमें किसी से डर थोड़ी लगता है, हमें कहने में क्या आपत्ति है? हमारा दिल बोल रहा है कि भाई आप गलत कर रहे हैं, आप माने चाहे ना माने, आपकी हुकूमत है, आपकी सरकार है, आपकी ताकत है, आपकी पावर है, आपकी शक्ति है, तो अपने पावर के हिसाब से आप इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास इतनी तो ताकत है, संविधान ने मुझे इतना अलाउ तो किया है कि साहब आप बोलिए, चाहे माने चाहे ना माने। तो हमारे ओवैसी साहब ने बोला है, कोई माने चाहे ना माने, उनका हक है, क्या दिक्कत है? अब सवाल ये पैदा होता है 3 तलाक के मुद्दे पे वो बोल करके मुस्लिम वोट को अपनी तरफ कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ये सवाल आपका है ना, या लोग कह रहे हैं? देखिए, कन्वर्ट करना सियासत ही पूरी ज़िंदगी नहीं है साहब। ओवैसी साहब को पता है कि मुझे भी इस दुनिया से जाना है। सियासत ही बड़ी चीज़ नहीं है, और जिस इंसान के दिल में, जो इंसान नमाज का पाबंद हो, अल्लाह से डरे, तो सियासत में सिर्फ सियासत नहीं रहती है,
बल्कि उसमें कौम की खिदमत और मजहब की शनाख्त भी मौजूद रहती है। तो वो अपनी शनाख्त पेश किए हैं ये कह के कि हमारा मजहब ये अलाउ नहीं करता है कि ये मसला फिट हो जाए। उन्होंने मुखालफत की है, मानने वाला माने न माने, लेकिन वो तो बरी हो गया ना। रब की बारगाह में इतना तो कहने का होगा, मेरे मौला तूने जो मुझे ताकत दी थी, जो मुझे तूने कैपेसिटी दी थी, जो सलाहियत दी थी, मैंने उसका इस्तेमाल किया। अब वक्त का फिरौन, वक्त का नमरूद अगर नहीं माने तो मूसा क्या करे? समझ रहे कि नहीं? जी सर, एक बड़ी बात है, विधानसभा इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तो आपके अमोर विधानसभा में कितने पंचायत है और आपने अब तक कितने पंचायत का भ्रमण किया? लोगों से आपके कैसा ताल्लुक़ है? हमारे यहाँ जो 41 पंचायत हैं और दोनों प्रखंड मिला के, अमौर और बैसा, इन दोनों मिला 41। अब 41 में से लमसम हम 35-37 पंचायत का अब तक हम भ्रमण कर चुके हैं। जी हाँ, लोगों की जानिब से जो मुझे फीडबैक मिल रहा है, जहाँ भी जाते हैं सबकी ज़ुबान पे सिर्फ ओवैसी ओवैसी है। जो हम लोग काम अंजाम देते हैं, जहाँ भी पहुँचते हैं, अरे साहब आने की क्या ज़रूरत थी रब्बानी साहब, आप तो बस, हम लोग आशिक हैं, हम लोग की तो जहाँ फिदा है ओवैसी साहब के लिए। यानी इस बार मेरे ख्याल से, मेरे वहमो गुमान से, जो मेरा जायज़ा है, जो मेरा घूमना हो रहा है, हर बस्ती बस्ती, गांव गांव, करिया करिया, मोहल्ला मोहल्ला, टोला टोला, गोशा गोशा, गली गली, कूचा कूचा जो मैं जा रहा हूँ, कहीं नदी के किनारे, कहीं कीचड़ में, कहीं कादों में, कहीं इसमें, कहीं उसमें, कहीं पानी में, सब जगह से ये जो मुझे हौसला मिल रहा है, सिर्फ ये कि अब की बार हम लोग 100 के 100% सक्सेसफुल है। जी हाँ सर, बहुत बड़ी बात है ये कि MIM से लोग पहले दूर भागते थे। जब पार्टी आई थी तो MIM से दूर भाग रहे थे, लेकिन अब MIM के करीब हो रहे हैं। मैंने अमोर में, रोटाहाट में अभी छोटा सा ये किया, रिव्यू लिया पब्लिक से, तो लोगों का कहना है कि अख्तरुल ईमान आए तो ज़्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि और ये शाहनवाज आलम जो है आपके बैशा के, ये हैं वो महासचिव हैं, युवा महासचिव, उनका भी ये सवाल है कि अख्तरुल ईमान साहब अगर अपने से इलेक्शन लड़ना चाहे यहाँ पे, तो आप उनके सपोर्ट में रहेंगे या बगावत करके आप अलग लड़ने का काम करेंगे? ये तो आपका सवाल बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी को छत के ऊपर से नीचे गिरा देना। वो हमारे बॉस हैं साहब, वो हमारे बॉस हैं, वो हमारे रहबर हैं, वो हमारे लीडर हैं, हम उनके ज़ेरे दस्त हैं। वो अगर आते हैं, उनका जो फैसला होगा वो अटल होगा। और ये मैं आपको बारावर कर दूं, बता दूं कि अगर वो हमारे विधानसभा से आना पसंद करेंगे तो इस विधानसभा के लिए खुशनसीबी और फिरोज बख्ती और खुशतालाई होगी जे कि इतने बड़े लीडर हमारे विधानसभा से MLA बनेंगे। बहुत बड़ी खुशी की बात होगी और मैं दिल की अथाह गहराई, कल्ब की बेपनाह गहराइयों के साथ उनका इस्तकबाल करूंगा और मैं लोगों को बताऊंगा कि ये खुशनसीबी आपकी है कि आपके क्षेत्र से एक ऐसा नेता जो सच्चाई के एतबार से, ईमानदारी के एतबार से, बोलने के एतबार से, रहन सहन के एतबार से, मेल जोल के एतबार से, चलने फिरने के एतबार से, तौर तरीका के एतबार से, अफालो किरदार के एतबार से अगर पूरे बिहार में कोई नेता माना जाता है तो उस नेता का नाम अख्तर है, कमर है, उसका नाम अख्तरुल ईमान है। तो कहीं ना कहीं आपका एक ही सोच है कि मजलिस को यहाँ से जिताना है और जा से या वोटों से जिताना है, चाहे वो अख्तरुल ईमान हो या गुलाम रब्बानी हो या फिर अख्तरुल ईमान किसी और को भी दे तो आप उनका सपोर्ट करेंगे? 100%। आप कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताना है। मेरा दावा ये है कि अब की बार अगर बॉस आ ही गए, प्रदेश अध्यक्ष जनाब मोहतरम अख्तरुल ईमान साहब आ ही गए, तो मैं तो स्वागत करता हूं कि सर आप तशरीफ़ लाइए, तो हम लोग तो आपके लिए अपनी पलकें बिछाने को तैयार हैं। और मेरा ये दावा भी होगा कि अब की बार आप ज़्यादा वोट से जिताने की बात करते हैं, ये सारी पार्टियां एक तरफ, हम अकेले एक तरफ इतना वोट लेके आएंगे कि वो हमारे आधे वोट में रहेंगे सब मिलके। ये मेरा दावा है अब की बार। सर, मेरा आखिरी सवाल है कि आप मजलिस क्यों ज्वाइन किए? क्योंकि आपके सामने बहुत सारी पार्टियां थी और आप पहले से समाज सेवी थे, फिर कांग्रेस में भी रहे, NCP में भी रहे और अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी जो आम आदमी पार्टी है उसमें भी रहे, फिर भी आप मजलिस को ही क्यों चुने? मजलिस को हम इसलिए चुने कि देखिए, जब हम यहाँ आए तो हमारे मुन्ना भाई से मुलाकात हुई, मुन्ना मुश्ताक जो हमारे अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात हुई और उसके बाद फिर हमारे एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं जिसे पूरे हिंदुस्तान में स्पेशलिस्ट स्पीकर ऑफ इंग्लिश कहा जाता है, अल्लामा कारी रूहुल अमीन साहब जो जबलपुर से हैं, उनसे गुफ्तगू हुई तो उन्होंने तो मुझे इतना मुतासिर नहीं किया। मैं उससे पहले
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से, अकबर ओवैसी साहब से और प्रदेश अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब की गुफ्तगू, स्पीच, तेवर, रफ्तार व गुफ्तार से मैं बहुत मुतासिर था। मगर कारी रुहुल अमीन साहब ने जो वसातत का काम अंजाम दिया, उसके बाद उन्होंने मुझे मिला दिया एक MP जबलपुर के एक बहुत बड़े जवादिल जवाशाल, एक बहुत बड़े ज्ञानी शख्स से। उस शख्स का नाम है MIM की जानिब से जो जबलपुर शहर से MP के जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने जब मुझसे गुफ्तगू की तो 10-15 मिनट की गुफ्तगू में जो उन्होंने उस बंदे ने जो मुझे मुतासिर किया, मैं उससे बेपनाह मुतासिर हुआ। और मुतासिर होकर के मैंने उनसे वादा किया, जनाब मोहतरम सरफराज खान से इतना मैं मुतासिर हुआ कि मैंने उनसे वादा कर लिया कि ठीक है, अगर मैं इस विधानसभा में कुछ काम करूंगा तो सिर्फ MIM के लिए करूंगा। तो ये मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि सरफराज भाई ने बहुत अच्छा रास्ता दिया, और जो वो काम कर रहे हैं वो तो हकीकत माने में है जनरल सेक्रेटरी मध्य प्रदेश के, मगर वो पूरे हिंदुस्तान में काम अंजाम करें, ये बहुत बड़ी बात है। मैं उनको बेपनाह मुबारकबाद पेश करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। तो दोस्तों, ये थे हमारे अमोर विधानसभा से गुलाम रब्बानी साहब। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आपका, जो आपने अपना कीमती वक्त निकाल करके हमारे चैनल को दिया, हमारे टीम को दिया। बाकी दोस्तों, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने चैनल के माध्यम से जो ये काम अंजाम देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की नेक नियति का आप लोगों को सिला अता फरमाए, और आपका चैनल पूरे भारत में बड़ी तेज़ी के साथ फैले और लोग इसको चूज़ करें। तो सभी दोस्तों से मैं यही कहूँगा कि वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त, आपका अपना चैनल अपना गांव से रियाज राही। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।